Hello friends, I am Imtiaz Ansari and I am here to present you one another class of national income। और आपको पता है कि मैंने नेशनल इनकम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको पहले ही करा दिए हैं। आज हमारी क्लास मेन है क्योंकि आज हम क्या स्टडी करेंगे, आज हम स्टडी करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, व्हाट इज़ नेशनल इनकम एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर दो पॉइंट आते हैं तो 4 मार्क्स में, 3 पॉइंट आएंगे तो 6 मार्क्स में। और इससे आपको न्यूमेरिकल में भी हेल्प होगी। इंपॉर्टेंट क्लास है, थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी, मगर मैं चाहता हूँ कि इसको आप ध्यान से अटेंटिवली देखें और फिर आपको आगे थ्योरेटिकल पार्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम। देखो, नेशनल इनकम क्या है? द इनकम ऑफ एनी नेशन, किसी भी देश की इनकम। ठीक है, जैसे हमें एक फैमिली की इनकम निकालनी है तो हम क्या करें? एक फैमिली में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उस फैमिली को जहाँ से भी इनकम अर्न होती है, क्या करो, उस इनकम को ऐड कर दो। क्या हो जाएगा? उस फैमिली की इनकम। ऐसे ही अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो क्या करें कि एक नेशन में, एक कंट्री में जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने जो भी काम किया है और उनको जहाँ से भी इनकम आ रही है, उस इनकम को क्या करो? ऐड कर दो। तो वो क्या हो जाएगी? नेशनल इनकम। लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इंडिया तो इतनी बड़ी कंट्री है, सारे लोगों की इनकम को ऐड करते करते पागल हो जाएंगे और किसको पता क्या किसकी कितनी इनकम है? कोई सच भी बताएगा? तो हमें ये सब नहीं करना, ये काम हमारा नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है जिसका नाम क्या है? CSO। जिसका नाम क्या है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये उसका काम है, हमारा काम नहीं है। हमें तो सिर्फ इतना पढ़ना है कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या है, क्या इंक्लूड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, क्या छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए, लेकिन हाँ, एक बात तो समझ में आती है कि अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है, देखो नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट, ये सब एक ही बातें हैं। और अभी मैं आपको नेशनल इनकम को इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जब आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे तो नेशनल इनकम को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे और वहाँ पर उसकी डेफिनेशन में थोड़े से चेंजेस वगैरह भी लाएंगे। फर्स्ट क्लास है नेशनल इनकम के इंट्रोडक्शन की, क्योंकि अभी तक तो हम रिलेटेड एग्रीगेट से स्टडी कर रहे थे, इसीलिए अभी हम नेशनल इनकम को इनकम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका सिंपल मतलब है द इनकम ऑफ अ नेशन। अब देखो क्या है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। मेन पॉइंट्स में यहाँ पर लिखूंगा। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम। पहली बात मैंने क्या बताई कि नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है, कि नेशनल इनकम में केवल फैक्टर इनकम को अर्न करते हैं, इंक्लूड करते हैं। एंड व्हाट इज फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम इज द अर्न इनकम, जो हमने इनकम अर्न की है। ठीक है ना। फैक्टर इनकम आपको पता है 4 फैक्टर्स होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये अपनी सर्विसेज देते हैं, बदले में काम कर रहे हैं ना, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज, और बदले में इनको क्या मिल रहा है? रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट। ये इनकी फैक्टर इनकम है। तो ये सब मिलकर क्या होगी? फैक्टर इनकम है। और फैक्टर इनकम ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। फैक्टर इनकम के अलावा एक इनकम और होती है जिसका नाम होता है ट्रांसफर इनकम। और ट्रांसफर इनकम क्या है? ट्रांसफर इनकम इज ओनली जस्ट द ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फॉर एग्जांपल, पॉकेट मनी, आपके पेरेंट्स ने आपको ट्रांसफर कर दिए, बदले में कोई काम करना है कंपलसरी? क्या नहीं। स्कूल से मिलने वाले स्कॉलरशिप या स्टेशनरी या यूनिफॉर्म के पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो वन साइडेड है। गवर्नमेंट ओल्ड पर्सनस जो होते हैं उनको ओल्ड एज पेंशन्स देती है, तो गवर्नमेंट पेंशन देती है, क्या बदले में काम कराएगी? नहीं। डोनेशन हो गया। कहीं पर कोई नेचुरल डिजास्टर्स आ जाता है तो उनको हेल्प की जाती है, फाइनेंशियल हेल्प। ये सब क्या है? ये सब है ट्रांसफ़र इनकम। ये फैक्टर इनकम नहीं है। और ट्रांसफर इनकम इज नॉट द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम और एज वेल एज द डोमेस्टिक इनकम। जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसमें भी सेम बातें हैं कि नेशनल और डोमेस्टिक में अगर कॉमन चीज़ है कुछ, तो कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों इंक्लूड्स ओनली द फैक्टर इनकम। दोनों में क्या है? ओनली फैक्टर इनकम इज टू बी इंक्लूडेड एंड ट्रांसफर इनकम इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल एज वेल एज द डोमेस्टिक इनकम। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन को आगे बढ़ाते। मैंने अभी तक क्या कहा? नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी। अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, किसने अर्न किया इसको? नॉर्मल रेजिडेंट्स। अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स को हिंदी में बोलते हैं सामान्य निवासी। अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो किसी देश के सामान्य निवासियों ने कमाई है, नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब सुनिए, और मैं पहले डेफिनेशन पूरी कर देता हूँ कि देखो, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये साथ में जोड़ना पड़ेगा, इन एन इकोनॉमी, इन एन अकाउंटिंग ईयर। क्यों? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। क्यों? नेशनल इनकम 1 ईयर का कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए इन ए ईयर, और पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स से, तो इसलिए तो इन एन इकोनॉमी। अब बात करते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट, सामान्य निवासी कौन होते हैं। इमेजिन करो कौन है इंडिया के, हु आर द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया।
सोचो आप, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया क्या है? द पर्सन्स हु यूजुअली लिव इन इंडिया, जो यूजुअली नॉर्मली रह रहे हैं कहाँ पर? इंडिया में। लेकिन दूसरी जो बात बताऊंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन इंडिया इन दैट कंट्री। कोई भी बंदा जो किसी भी देश के अंदर रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब आर्थिक हित, आर्थिक रुचि, कमाने का मकसद, द पर्पस ऑफ अर्निंग, उसी कंट्री में लाइज करता है, तो वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट्स माना जाएगा। जैसे मैं हूँ, आपके पेरेंट्स हैं, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में कमाते हैं, हमारी फैमिली इंडिया में है, स्पेंड भी हम यहीं पर करते हैं, तो हमारा इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है वो कहाँ है? हमारा आर्थिक हित कहाँ पर है? इंडिया के लिए ना, किसी दूसरी कंट्री के लिए तो नहीं है ना, इंडिया के लिए कमा रहे हैं। तो हमारी इनकम को कहाँ पर शामिल किया जाएगा? इंडिया की नेशनल इनकम में। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स इंक्लूड्स द पर्सन्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स के अंदर एक तो उन लोगों को शामिल किया जाता है जो मैंने बताया कि जैसे मैं और आप हैं, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट्स के अंदर लोगों के साथ साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कोई बैंक है, बैंक प्रॉफिट के लिए काम करता है। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी भी क्या होती है? ये भी प्रॉफिट के लिए काम करती है नॉर्मली। तो ध्यान देने वाली बात है कि नॉर्मल रेजिडेंट, सामान्य निवासियों में केवल इंसानों को शामिल नहीं किया जा रहा, बल्कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए वर्क करती हैं, जैसे बैंक है, बैंक का काम क्या होता है? लोगों को लोन देना, लोगों की सेविंग को अपने पास डिपॉजिट करना, लेकिन क्या है इसके बीच में वो जो इंटरेस्ट चार्ज करती है वो उसका क्या होता है? प्रॉफिट। तो बैंक प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है। तो जैसे ही इंसान इनकम के लिए काम करता है, इसको प्रॉफिट होता है, इसको इनकम होती है, ऐसे बैंक की भी अपनी इनकम है और कंपनी की भी अपनी इनकम है। और मैं आपको बताऊं, इनको भी लोगों की तरह इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट्स माना जाता है। ये अजम्पशन नहीं है, ये रूल है। किसका? CSO का रूल है। आप जानते हैं जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अकाउंट्स है, मैथ्स है या पॉलिटिकल है, तो उनके कुछ अपने रूल्स बने होते हैं कि हाँ भाई ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, उन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स का एक रूल है क्या, कि नॉर्मल रेजिडेंट्स में केवल लोग नहीं आ रहे, लोग तो आ रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया के बैंक, इंडिया की कंपनी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भाई लोगों का काम भी इनकम अर्न करना है और इनका काम भी क्या है? इनकम को अर्न करना। और देखो जी, कुछ लोगों को जिनको कंपनी की डेफिनेशन शायद पता हो तो मैं आपको बता दूं, कंपनी की डेफिनेशन में सबसे पहली लाइन पता है क्या लिखी है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हु हैज़ लीगल सेपरेट एंटिटी, और जिसकी अलग एक कानून के हिसाब से उसका एक अलग अपना अस्तित्व होता है, वो अलग है। मतलब कंपनी भी क्या है? एक पर्सन है, मगर आर्टिफिशियल है, बनाया हुआ है। ठीक है ना। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉफिट के लिए काम करती है और इनको भी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट्स माना जाएगा। इसका मतलब इंडिया के लोगों की इनकम, बैंक का प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट, ये और जो इंडियन बैंक और इंडियन कंपनी है उनका प्रॉफिट इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, ये हमारे देश के अंदर रहकर भी काम करते हैं, मतलब ये कंट्री के अंदर भी कमा सकते हैं, और हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स देश के बाहर जाकर भी कमा सकते हैं। ठीक है ना भाई। हमारे लोग हैं, जैसे मैं हूँ, आपके पेरेंट्स से मान लीजिए, तो वो हम इंडिया में रहते हैं, तो हम तो इनसाइड वर्क कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हम, लेकिन हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं जो दूसरे देश में, कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, UAE के कई कंट्रीज़ के अंदर, गल्फ़ कंट्रीज़ में इंडियन बहुत जाते हैं काम करने। तो हमारे कुछ लोग हैं जो आउटसाइड में काम कर रहे हैं, हमारे कुछ बैंक हैं, हमारी कुछ कंपनीज़ हैं, इंडियन कंपनीज़ हैं जो आउटसाइड में वर्क कर रही हैं। ठीक है ना। इंडिया की हैं कंपनीज़ हैं अच्छी खासी जो एब्रॉड के अंदर काम करती हैं। ठीक है, नाम लेना नहीं चाह रहा मैं क्योंकि बिजनेस चेंजेस होते रहते हैं, तो बैंक का नाम ले देता हूँ, कॉमन है, जैसे SBI बैंक है, PNB बैंक है, इंडियन बैंक है, मगर इनकी ब्रांचेस कहाँ पर है? एब्रॉड में। एशियन पेंट कंपनी है, एशियन पेंट क्या है? कंपनी है, और इसकी ब्रांचेस क्या है? एशिया के डिफरेंट पार्ट्स में, लेकिन इंडियन कंपनी। अब बाहर से प्रॉफिट आता होगा ना, तो आउटसाइड से भी जो अर्न किया है ना, वो भी हमारी नेशनल इनकम का पार्ट होगा। तो फाइनल मिला के ध्यान से देखो एक बार फिर, नेशनल इनकम इंक्लूड्स इज द सम ऑफ द फैक्टर इनकम, केवल कमाई गई इनकम। किसने अर्न की है? नॉर्मल रेजिडेंट्स ने। और नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन है? पर्सन्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक और कंपनी है, इंडियन बैंक, इंडियन कंपनी। कहाँ पर अर्न किया? देश के अंदर अर्न किया हो, या तो इनसाइड या फिर देश के बाहर अर्न किया हो, मतलब आउटसाइड। ठीक है ना दोस्तों। मतलब हमारा जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है, मगर नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात समझ गए ना, द पर्सन हु रिसाइड्स इन ए कंट्री एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ बातें बताता हूँ जो आपके डाउट को दूर करेंगे। देखो, कभी कभी नॉर्मल रेजिडेंट्स, जब कभी आप बुक में पढ़ेंगे ना, किसी पुरानी बुक में पढ़ोगे, तो पहले क्या होता था
नॉर्मल रेजिडेंट्स में ना 1 ईयर का फंडा दिया जाता था कि भाई जो किसी देश में 1 साल से ज़्यादा रह लेता है ना, तो वो उसी देश का नॉर्मल रेजिडेंट्स है। ये 1 ईयर का फंडा बहुत पहले होता था, जब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था। अब ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है ना, अब 1 ईयर का फंडा कोई काम नहीं करता। आप खुद सोचो, देखो हमारे एक रिलेटिव है, कोई भी हमारा एक रिलेटिव है, वो एब्रोड में काम करने जाता है, ठीक है, वहाँ अर्न करता है, कमाता है, अपनी फैमिली को यहाँ पर पैसा भेजता है, यहाँ भी आता है छुट्टियों में, फिर चला जाता है। 4-5 साल हो गए, ठीक है, 4-5 साल हो गए, लेकिन 4-5 साल के अंदर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो कहाँ पर है? इंडिया में ना। आता भी रहता है, पैसा भी भेजता है, फैमिली भी यहाँ वहाँ तो अर्न करने गया है ना। तो 3-4-5 साल में भी है ना, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर है? इंडिया में। तो वो 1 ईयर वाला फंडा जो है ना, अब ख़त्म हो गया। 1 ईयर वाला जो फंडा होता है वो टैक्सेशन में होता है, और टैक्सेशन का पार्ट अब यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखना, 1 ईयर अगर बुक में लिखा हो तो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो इंडिया में आपको पता है कि मेट्रो का काम चल रहा है, हमारी बहुत सारी सिटीज़ में मेट्रो रेल का काम चल रहा है। किसकी हेल्प से चल रहा है? जापान, कोरिया, वहाँ के इंजीनियर से यहाँ पर काम करने आते हैं। कितने साल से चल रहा है इसका काम? 20 ईयर्स, अबाउ 20 ईयर्स, 20 साल से पहले से चल रहा है। अब वो इन 20 ईयर्स के अंदर बहुत सारे इंजीनियर्स आते हैं, काम करते हैं, फिर चले आते हैं, काम करते हैं। अब क्या हम इसको 1 ईयर सोच के उनको यहाँ का रेजिडेंट्स मान लें? नहीं, 1 ईयर का फंडा पुराना है। कितनी भी बार आए, कितने भी टाइम आए, बस इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो बंदे यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं, फिर काम करने के बाद अपने वापस चले जाते हैं, ठीक है ना। 5-6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है। तो वो उनको जब, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाइज नहीं करता, उनका करता है जापान में, कोरिया में, तो वो इंडिया के रेजिडेंट्स नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से इंडियन बैंक, इंडियन कंपनी एब्रोड में जहाँ भी काम कर रहे हैं, मगर उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर है? इंडिया में। इंडिया के पर्सनस एब्रोड में काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंडियन से बाहर जाकर सेटल्ड हो गए, वहाँ पर जाकर जब उन्होंने वहाँ पर सिटीज़नशिप ले ली, वहाँ के वो कम्प्लीटली रेजिडेंट्स हो गए। अब ये हमें कैसे पता चला कि वो कम्प्लीटली वहाँ के रेजिडेंट्स हो गए? क्योंकि उन्होंने वहाँ की सिटीज़नशिप ले ली, ठीक है ना। कई कंट्रीज़ में ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, तो वहाँ ग्रीन कार्ड है, ठीक है, ग्रीन कार्ड होता है, तो उसको ले लेते हैं, तो वहीं पर सेटल। अब वो क्या कहलाएंगे? वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है। कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में बहुत सारे इंडियंस हैं जो वहाँ जाकर सेटल्ड हो गए। अब उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज नहीं करता, आते भी हैं तो छुट्टियां मनाने, ऐसे ही बस मिलने। कमाते किसके लिए हैं? वहीं के लिए, वहीं कमाते हैं, वहीं खर्च करते हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पर लाइज नहीं करता, ठीक है ना। इसीलिए अब उनको क्या कहा जाएगा? वो नॉर्मल रेजिडेंट्स तो नहीं है, वो क्या कहलाएंगे? NRI। क्या कहलाएंगे? इंडिया के NRI। और उनकी इनकम को इंडिया की नेशनल में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना। और अब एक बात और बताता हूँ कि जो भी हमारे देश के लोग आउटसाइड से अर्न करके लाते हैं, हमारे देश के लोग, हमारे बैंक, हमारी कंपनी आउटसाइड से अर्न करके लेकर आ रहे हैं, इस इनकम को मैंने एक नाम दिया है फीफा। क्या नाम दिया है मैंने इसको? फीफा। फीफा की फुल फॉर्म भी है, ये फीफा वर्ल्ड कप नहीं है जो आप सोचो कि ये वर्ल्ड कप है आपका फुटबॉल वाला। फीफा की फुल फॉर्म भी है, फीफा की फुल फॉर्म है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। आगे मैं इसको फीफा से ही डिनोट करूंगा, लेकिन देखो नाम से ही पता लग रहा है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मतलब विदेशों से कारक आए। ये वो इनकम है जो हमारे पर्सन्स, हमारे बैंक ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड से लेकर आए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब जब आप डोमेस्टिक इनकम की बात करोगे तब थोड़ा सा डिफरेंसेस भी आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी आएगा, लेकिन ध्यान से समझ लिया तो दोनों डाउट जो है वो अपने आप दूर हो जाएंगे, डिफरेंस आपको पता लग जाएगा, न्यूमेरिकल में भी हेल्प होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब हम बात करेंगे डोमेस्टिक इनकम की, ठीक है दोस्तों। तो डोमेस्टिक इनकम इज ऑल्सो द सम ऑफ द फैक्टर इनकम। मैंने कहा था ना कि दोनों के अंदर क्या आती है? फैक्टर इनकम। मगर अर्न, दिस इज ऑल्सो द सम ऑफ द फैक्टर इनकम। दिस इज ऑल्सो द सम ऑफ द फैक्टर इनकम। अर्न जिसको अर्न किया है इनसाइड द डोमेस्टिक बाउंड्री, इनसाइड द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ एन इकोनॉमी। देखो ध्यान से सुनना, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, मैं आराम आराम से बताता हूं। डोमेस्टिक इनकम इज द सम ऑफ द फैक्टर इनकम, बिल्कुल इसकी तरह। अर्न जिसको अर्न किया है इनसाइड द डोमेस्टिक बाउंड्री, जिसको कहां पर अर्न किया है? इनसाइड द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। यहां पे क्या था? अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। यहां पर पर्सन की बात हो रही थी कि अर्न कौन कर रहा है, यहां पर बात हो रही है बाउंड्री की कि अर्न कहां पर किया जा रहा है। कहां पर अर्न किया है? डोमेस्टिक बाउंड्री में, ठीक है ना। डोमेस्टिक बाउंड्री में अर्न किया है। किसने अर्न किया है? किसने अर्न किया है? हमारे जो लोग हैं, हमारे लोग जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल
रेजिडेंट्स, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जो अर्न किया है वो आप उन लोगों ने, ठीक है ना। और सुनो ज़रा ध्यान से, और दूसरे वो कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट्स भी, अगर कोई नॉन रेजिडेंट्स भी हमारी बाउंड्री के अंदर अर्न करता है तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माना जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, अभी मैं आपको क्लियर हो जाएगा। पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ कि डोमेस्टिक इनकम, फैक्टर इनकम आएगी कहाँ पर, डोमेस्टिक बाउंड्री में। बाउंड्री का मतलब समझो पहले, जनरली बाउंड्री का मतलब ये है कि जो हमारी बाउंड्री है इंडिया की, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, ठीक है ना, ये सारे हमारे 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरी अभी टिल 2021 में, ठीक है ना, आगे चेंज वेज होते रहते हैं। तो अभी जो हमारे 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी है वो सब मिलकर हमारी क्या बनाते हैं, बाउंड्री। मगर उस बाउंड्री में कमाने वाला चाहे नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया का बंदा हो, या वो इंडिया का नॉन रेजिडेंट्स हो, मतलब वो इंडिया का बंदा ना हो, अगर वो बाहर का बंदा है ना, तब भी उसकी इनकम को इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं देखना पर्सन कौन है, यहाँ तो ये देखना है अर्न हमने कहाँ पर किया है, कहाँ किया है, बाउंड्री में। बाहर का बंदा, अब सोचो ना, जापान कोरिया से इंजीनियर्स इंडिया में आकर काम कर रहे हैं, कौन सी बाउंड्री में काम कर रहे हैं, इंडियन डोमेस्टिक बाउंड्री, ठीक है। एब्रोड के, बाहर के बैंक, फॉरेन बैंक है, बैंक सिटी बैंक ऑफ अमेरिका है, अमेरिका सिटी बैंक ऑफ अमेरिका, HSBC, RBS, ये सब क्या है, ये फॉरेन बैंक है। फॉरेन कंपनीज, बाहर की कंपनीज, नेस्ले है, कैडबरीज है, वीवो है, ये सब क्या है, सब बाहर की कंपनीज है। ये सब इंडिया में आकर क्या, इंडिया की बाउंड्री में क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, काम करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। ये जितनी भी फॉरेन बैंक, फॉरेन कंपनी, फॉरेन पर्सनस हैं, उन सब को, वो सब इंडिया के नॉन रेजिडेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाइज नहीं करता, लेकिन फिर भी हम उनकी इनकम को इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्राइटेरिया अलग है ना। क्या क्राइटेरिया है कि भाई बाउंड्री अपनी होनी चाहिए, बाउंड्री अपनी है तो बस इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगा। अब अर्न किसी ने भी किया हो, चाहे वो इंडिया का रेजिडेंट्स हो या फिर इंडिया का नॉन रेजिडेंट्स हो। ठीक है दोस्तों, और भी एग्जाम्पल देता हूँ, क्लियर करता हूँ। अभी हम इधर आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। याद है मेरे बच्चों, मैंने कहा था इंडियन बैंक, इंडियन कंपनी। सपोज दैट इंडिया का कोई बैंक है जिसकी ब्रांच है कनाडा में, तो उसने प्रॉफिट अर्न किया कनाडा से। बैंक हमारा है, बैंक हमारा रेजिडेंट्स है, इंडिया की नेशनल इनकम में आएगा। कहाँ से आई? आउटसाइड से, फीफा में आएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन डोमेस्टिक की बात करें तो डोमेस्टिक में नहीं आएगा। बैंक तो हमारा है, रेजिडेंट्स तो हमारा है, बट बाउंड्री हमारी नहीं है। उसने अर्न कहाँ किया है? कनाडा में या रशिया, जो भी मैंने बोला था, कनाडा में, वहाँ पे अर्न किया है। ठीक है ना, तो वहाँ से अर्न किया है, बाउंड्री हमारी नहीं है, इसलिए डोमेस्टिक में नहीं आएगा। हमारे रिलेटिव्स जो इंग्लैंड में, कनाडा में वर्क कर रहे हैं, एब्रोड में काम कर रहे हैं, उनकी इनकम को वहाँ की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि बाउंड्री उनकी है। वहाँ की नेशनल में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि दे आर नॉट द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ दोज कंट्रीज़। वो नॉर्मल रेजिडेंट्स कहाँ के? इंडिया के, तो इंडिया की नेशनल इनकम में आएगा। कहाँ से आएगा? फीफा में आएगा। ठीक है ना दोस्तों, इजी कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते, एक लास्ट पॉइंट और है, बड़े ध्यान से समझना इसको। देखो मेरे बच्चों, मैंने अभी क्या बताया कि डोमेस्टिक बाउंड्री में नॉर्मल रेजिडेंट्स काम करें या नॉन रेजिडेंट्स। अब ये डोमेस्टिक बाउंड्री होती क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे इंडिया की जो बाउंड्री है ना, कोस्टल लाइन या जितनी भी लैंड लाइन जो भी है सब, वो सब क्या कहलाती है? हमारी इंडिया की बाउंड्री। मतलब वही कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से इधर ईस्ट से लेकर वेस्ट में गुजरात तक। ठीक है ना, ये 28 स्टेट्स। ठीक है, इसका मतलब कि बाउंड्री में एक तो पॉलिटिकल बाउंड्री आती है। इंडिया की जो बाउंड्री है तो उसमें एक तो पॉलिटिकल बाउंड्री आती है। ठीक है, पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब राजनीतिक सीमा जो हमारे देश की बाउंड्री है। प्लस एक वर्ड आएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर, बस इसको ध्यान से समझ लेना है, फिर ये समझ लो कि आपके 4 मिनिमम और मैक्सिमम 6 मार्क्स हो गए पूरे। एम्बेसी, एम्बेसीज, ठीक है ना, एम्बेसी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दूतावास। इंडियन एम्बेसी आपने नाम सुना होगा, रशियन एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी, इंग्लैंड एम्बेसी, हर देश की एम्बेसी होती है। मगर इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी इंडिया में नहीं होगी, बल्कि ये किसी दूसरी कंट्री में होगी। ये सब जगह होगी, ये अमेरिका में भी है, ये रशिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, चाइना में भी है, कनाडा में भी है, इंग्लैंड में भी है, सिंगापुर में भी है, मलेशिया में भी है, थाईलैंड में भी है। सब जगहों पर इंडियन एम्बेसी है। पता है क्यों है भाई? इंडिया से, चलो हम इतनी सारी कंट्रीज़ का एग्जाम्पल ना लेकर बस इंडिया और अमेरिका की बात करते हैं। इंडियन एम्बेसी अमेरिका में है। किसका ऑफिस है? ध्यान रखो, इंडिया, इंडियन एम्बेसी है, इंडियन ऑफिस है।
और सबसे मेन बात पता है क्या याद रखो, एम्बेसीज और बैंक और कंपनी में बहुत डिफरेंस है। जिसने एम्बेसी और बैंक और कंपनी का डिफरेंस समझ लिया ना, समझ लो उसका आधा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। बैंक और कंपनी जो है ना, ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रॉफिट के लिए दूसरे कंट्रीज में काम कर रहे हैं। बट एम्बेसीज जो है ना, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे। देखो क्यों काम कर रहे हैं। इंडिया से बाहर गया कोई बंदा, इंडिया से अमेरिका गया, तो अमेरिका में क्या है, इंडियन एम्बेसी क्यों है। देखो अगर यहाँ से कोई बंदा वहाँ जाता है, एयरपोर्ट पर उसको रोकते हैं, ठीक है, उसकी तलाशी वगैरह लेते हैं, उसको चेक करते हैं। अगर उससे कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या करेगा अमेरिका में, उसकी हेल्प कौन करेगा। अमेरिका में इंडियन एम्बेसी होगी, वो वहाँ से कॉन्टैक्ट करेगा। आप अमेरिका जाते हो किसी भी काम के लिए, ठीक है, तो आपने 1 मंथ का वीज़ा लिया, वीज़ा समझते हो, परमिट, आपने 1 मंथ की परमिट ली कि 1 मंथ के बाद आपको रिटर्न आना पड़ेगा, ऐसा होता है सभी कंट्रीज़ में। तो आपने 1 महीने का वीज़ा लिया, लेकिन मान लीजिए कि आप जिस काम के लिए गए थे उसके लिए आपको 15 डेज़ और चाहिए, लेकिन वीज़ा तो आपको 30 डेज़ का है, आपको 15 डेज़ और चाहिए। क्यों, आप अपना वीज़ा बढ़वाने के लिए वापस इंडिया आओगे? नहीं, क्या करोगे, अरे अमेरिका में इंडियन एम्बेसी होगी ना, इंडियन एम्बेसी, वहाँ जाओ, कांटेक्ट करो, उनको अपने प्रॉब्लम बताओ, वो एक्सटेंड करवाओ अपने वीज़ा को, ठीक है ना। मतलब इंडियन एम्बेसी अमेरिका में इसलिए है ताकि इंडिया से जाने वाले जो अमेरिका में लोग हैं ना, अगर उनको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ जाकर कांटेक्ट कर सके वापस इंडिया से ज़रूरत। और एम्बेसीज़ के और भी वर्क है, मैं आपको बताता हूँ। आपने एक मूवी देखी होगी बजरंगी भाईजान, देखिए ना, उसके अंदर वो छोटी सी लड़की, क्या नाम है उसका, मुन्नी, याद है ना, वो सलमान खान का फादर कहता है कि जा इसको पाकिस्तान एम्बेसी लेकर जा। पाकिस्तान एम्बेसी की बात जब वो करता है तो क्या वो पाकिस्तान एम्बेसी पाकिस्तान में थी? नहीं, कहाँ थी, वो तो इंडिया में थी। वहाँ पर लोग कुछ, वहाँ पर कंट्रोवर्सी भी कर रहे थे वहाँ पर लोग कुछ, ठीक है ना। तो वो जाता है और वो कहता है कि ये पाकिस्तान की समथिंग। तो मेरा बताने का मतलब, ये मूवी दिखाना मतलब नहीं है कि मूवी में लग जाओ तुम, ठीक है। मेरा मकसद ये बताने का कि भाई पाकिस्तान एम्बेसी इंडिया में है, ठीक है ना। और ऐसे इंडियन एम्बेसी कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। और बाहर के देश जो भी आउटसाइडर कंट्रीज़ है ना, उन सबकी एम्बेसीज इंडिया में हैं, और मोस्टली दिल्ली में है, हमारे यहाँ पर। और दिल्ली में आप जाओगे कनॉट प्लेस के आसपास, उससे आगे जाओगे पार्लियामेंट हाउस, उससे आगे जाओगे चाणक्यपुरी, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी एम्बेसीज ऑफिस नज़र आएंगे, ठीक है ना। अब तो एम्बेसीज मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ अक्सर जब मैं बच्चों को लाइव पढ़ाता हूँ तब भी, और वैसे भी। जैसे इंग्लैंड है, अब इंग्लैंड से बहुत सारे लोग इंडिया विजिट करते हैं टूरिज्म के लिए, कि चलो यार, इंग्लैंड वाले सोचते हैं कि चलो इंडिया चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने कहाँ कहाँ पर रूल किया था, ठीक है। वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़ी इज्जत करते हैं उनकी। इंग्लैंड वाले थे, उन्होंने 200 साल तक हमको गुलाम बना के रखा था, वो हमारे यहाँ पर आते हैं तो हम भी उनसे थोड़ा बदला ले लेते हैं। क्या करते हैं, कभी कभी पर्स छीन के भाग जाते हैं, कभी ऑटो में बिठा कर लूट लेते हैं, करते हैं ना ऐसा, अरे करते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो सुनो, वो लोग अगर बाहर से यहाँ पर आते हैं इंग्लैंड के लोग, और उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो वो लोग कहाँ पर कांटेक्ट करेंगे, तो वो कांटेक्ट करेंगे इंडिया में जो इंग्लैंड की एम्बेसी होगी, वो वहाँ पर कांटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उन्हें कंप्लेन करने के लिए वापस अपनी कंट्री जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पासपोर्ट के खोने होने की, इसके जो भी कंप्लेन करेंगे वो इंग्लैंड एम्बेसी, मगर इंग्लैंड एम्बेसी कहाँ पर है, इंडिया में है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से अब फाइनल मिला के बात ये आती है कि इंडियन एम्बेसी इंडिया में नहीं है, दूसरी कंट्रीज़ में, और बाकी कंट्रीज़ की एम्बेसी कहाँ पर है, इंडिया में। अब फाइनल जो रूल है, नियम है, वो सुन लो बेटा। इंडियन एम्बेसी विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना, इज कंसिडर्ड, उसको माना जाएगा द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ इंडिया। वो इंडिया से बाहर है लेकिन फिर भी उसे इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री का पार्ट माना जाएगा, रूल, ठीक है, जो हमारी पहली डेफिनेशन से बिल्कुल एक्सेप्शनल है, अलग है। देखो कैसे, पहले हमने क्या कहा था, कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से कहाँ तक, गुजरात तक, ये हमारे 28 राज्य और 8 सेंट्रल यूनियन टेरिटरी, ये सब हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री है। मगर अब मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो है, इसके अलावा जितनी भी इंडियन एम्बेसी जो सिचुएटेड इन एब्रॉड में है, उस ऑफिस को, क्योंकि वो ऑफिस किसका है, इंडिया का है, उस ऑफिस में काम करने वाले हर बंदे को इनकम जो मिल रही है, उस इनकम को कौन दे रहा है, इनकम कौन जनरेट कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडिया की तरफ से इनकम का जनरेशन हो रहा है ना, तो इसलिए इंडियन एम्बेसी विच इज सिचुएटेड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कंसिडर्ड द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ इंडिया। और उसमें काम करने वाले हर बंदे की इनकम, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट्स इंडिया का नहीं हो, उसकी इनकम को हम इंडिया की डोमेस्टिक में इंक्लूड करेंगे। क्यों, बाउंड्री हमारी है,
ठीक है ना। पर्सन से तो मतलब ही नहीं है यहाँ, पर्सन तो वहाँ देखते हैं, यहाँ तो क्या देखते हैं, बाउंड्री। तो इंडियन डोमेस्टिक बाउंड्री क्या हो गई, इंडिया की कंट्री प्लस इंडियन एम्बेसी जो अब्रोड में। अब एक बात और, अब हमने बाहर जो हमारी एम्बेसीज है उन्हें तो अपना मान लिया, तो दोस्तों एक बात बताओ, फॉरेन कंट्रीज़ की भी तो जो एम्बेसीज है वो भी तो इंडिया में है ना, वो हमारा ऑफिस कोई है, वो तो उनका ऑफिस है, वो तो उनका ऑफिस है ना। तो वो तो उनका ऑफिस है तो उनको ऑपरेट वो करेगा। जैसे इंडिया में अमेरिकन एम्बेसी है तो अमेरिकन ऑफिस है, उसमें काम करने वाला बंदा कोई भी हो, इंडियन हो या अमेरिकन हो, उसको सैलरी कहाँ से जनरेट हो रही है, अमेरिकन गवर्नमेंट से हो रही है ना। तो उसे हम इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री का पार्ट नहीं मानेंगे, जबकि वो इंडिया में ही, जियोग्राफिकली वो इंडिया में ही है। अगर आप वैसे देखोगे जियोग्राफिकली वो इंडिया में, मगर ऑफिस किसका है, अमेरिका का, तो उसे इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री का पार्ट नहीं मानेंगे। और वो बाउंड्री नहीं है, इसीलिए उसमें काम करने वाला बंदा चाहे इंडियन हो या कोई और हो, उसको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों, इससे ही पता लगता है कि डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है। एम्बेसी और बैंक और कंपनी में डिफरेंस है। बैंक कंपनी प्रॉफिट के लिए होते हैं, एम्बेसीज इसलिए होती है ताकि दो देशों के बीच में जितने भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सोशल जो भी रिलेशनशिप है वो मेंटेन रह सके। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि बाउंड्री से मैं, कुछ लोग तो हमारे हैं जो कमा रहे हैं और कुछ बाहर से आए हुए हैं। ये कौन से थे, याद है, नॉन रेजिडेंट। ये जापान कोरिया के इंजीनियर से, फॉरेन कंपनीज है, फॉरेन बैंक है। ये तो कमाकर यहाँ से ले जाएंगे, ये तो कमाकर यहाँ से ले जाएंगे। तो इनके लिए एक नाम दिया है मैंने, फीटा। क्या नाम दिया है, फीटा। और फीटा का मतलब क्या होता है, फैक्टर इनकम टू एब्रोड। फैक्टर इनकम टू एब्रोड। अब देखो दोनों में डिफरेंस देख लो। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, फैक्टर इनकम टू एब्रोड, दिस इज द इनकम अर्न फ्रॉम द आउटसाइड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। हमारे देश के लोगों ने, कंपनी ने बाहर से कमाई, ये क्या है, दिस इज द इनकम, फैक्टर इनकम पेड टू द एब्रोड। पेड टू किसको दिया है, ये हमने नॉन रेजिडेंट्स को दिया है, ये हमने फॉरेन बैंक, फॉरेन कंपनी, हमने फॉरेनर्स जो यहाँ पर काम करना है ये उनको दिया है। ये क्या है, फैक्टर इनकम टू एब्रोड। अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट और बताता हूँ, और उसके बाद जो मैं नेक्स्ट क्लास दूंगा ना उसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके ना एग्जांपल्स देंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि किसे नेशनल में इंक्लूड करेंगे, किसे डोमेस्टिक में। और उसी क्लास के अंदर हम वो भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी फाइनल गुड्स है और कौन सी इंटरमीडिएट। मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी एक प्रैक्टिकल क्लास होगी, जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट नहीं होगा, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, देखो ध्यान से समझ लेना बस, ये अब ये फाइनल टच है पूरी क्लास का। क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये वो इनकम है जो हमारे यहाँ से बंदे कमा कर लाए हैं। ये वो हैं जो बाहर वाले यहाँ से ले गए। जैसे मान लो 500 करोड़ हमने बाहर से कमाया और बाहर वाले हमसे ले गए 300 करोड़, तो ये 500, ये 300, नेट कितना हो गया, 5 - 3 2, मतलब 2 हमारे पास प्लस में आ गया। अपोजिट भी हो सकता है, हमारे लोग बाहर से कमा कर लाए 500 करोड़, वो ले गए हमसे 800 करोड़ यहाँ से कमा कर, कितना हो गया, 5 - 8 - 300 करोड़। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है ये सुन लो, हर न्यूमेरिकल में आता है ये जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, और लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आप ध्यान से सुनिए। अब एक न्यू टर्म मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसका नाम है NFIA, और इसका पूरा नाम है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। सबसे पहले तो देखो तीनों वर्ड्स मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं, फुल फॉर्म में लिखे हुए हैं, शॉर्ट में भी लिखे हुए हैं। डिफरेंस समझो, दिस इज ओनली द फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, दिस इज ओनली फैक्टर इनकम टू एब्रोड। ये बाहर से आई है और ये बाहर वालों को दी है, और ये क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ये क्या है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ फीफा एंड फीटा। मतलब हमारे लोग जितना भी अर्न करके लाए हैं उसमें से जो वो ले गए उन दोनों को माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। NFIA इज द डिफरेंस ऑफ द फीफा एंड फीटा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, ये आजकल एग्जाम में फ्रॉम की जगह टू भी लिखा आता है, लेकिन मैं आपको पहले फ्रॉम समझाता हूँ। फ्रॉम समझ गए तो टू बिल्कुल उसका अपोजिट है, इसलिए मैं आपको पहले फ्रॉम समझा रहा हूँ। तो समझे, फीफा अर्न इनकम है, फीटा पेड इनकम है, NFIA इज द डिफरेंस ऑफ द फीफा एंड फीटा।
ठीक है। फैक्टर इनकम जो अर्न की है वहाँ और जो हमने पे की है उनका डिफरेंस क्या है, NFI है। ठीक है दोस्तों, अब एक आइडेंटिटी और बनेगी यहाँ पर, एक आइडेंटिटी और बनाता हूँ मैं आपको, देखो क्या, डोमेस्टिक इनकम। मुझे क्या चाहिए, डोमेस्टिक इनकम है मेरे पास, ये वाली इनकम है, थोड़ा ध्यान देना। मुझे इस इनकम को कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में। किस में कन्वर्ट करना है, नेशनल में। डोमेस्टिक इनकम जो बाउंड्री के अंदर है, ठीक है, या सोचो बाउंड्री के अंदर है, मुझे कन्वर्ट करना है नेशनल में। तो अगर मुझे डोमेस्टिक जो बाउंड्री के अंदर है, अगर मुझे उसे नेशनल में कन्वर्ट करना है तो मुझे आउटसाइड की इनकम को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो सिर्फ बाउंड्री की इनकम है ना, आउटसाइड की इनकम को प्लस करना पड़ेगा। और आउटसाइड की इनकम को हम क्या बोलते हैं, फीफा। तो डोमेस्टिक इनकम प्लस फीफा, ठीक है। लेकिन इस डोमेस्टिक बाउंड्री में तो नॉन रेजिडेंट्स की भी इनकम है ना, फीटा, और नॉन रेजिडेंट्स की इनकम तो यहाँ पर आती नहीं है, यहाँ तो नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम है, तो हमें फीटा को करना पड़ेगा माइनस। ये वाला पॉइंट अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो आप प्ले करके देखें, लेकिन बहुत ज़रूरी है, मैं आपको रटवाना नहीं चाहता। मैं चाहता तो सीधे आपको फॉर्मूला कहता है कि फॉर्मूला याद करो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो कभी भी। तो डोमेस्टिक इनकम बाउंड्री के अंदर एब्रॉड की इनकम को जोड़ा, और जो हमारे यहाँ से बाहर वाले ले गए थे, क्योंकि उनकी इनकम को तो हम नेशनल में नहीं लेते, उनको माइनस किया, इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू द नेशनल इनकम। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि फीफा एंड फीडा इज द डिफरेंस ऑफ NFI है। क्या है ये, किसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, NFI है। तो देखो मैं इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूँ, डोमेस्टिक इनकम, अगर दिख नहीं रहा हो क्लियर तो मैं बोल रहा हूं, उसे देखकर आप नोट कर लेना। डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, और NFIA कौन सा वाला है यहाँ पर, फ्रॉम वाला है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम लिखा है, मैं बोल देता हूँ, बोर्ड कम पड़ गया, सॉरी इसके लिए, नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA फ्रॉम वाला क्या हो गया, नेशनल इनकम। ये हमारी आइडेंटिटीज हो गई जो न्यूमेरिकल में यूज होंगी। मतलब डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो NFIA फ्रॉम वाला प्लस होगा, और अपोजिट याद है ना लास्ट क्लास इसके, अपोजिट नेशनल को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक में तो NFIA फ्रॉम वाला क्या होगा, माइनस होगा, अपोजिट है। अब सुनो, मैंने कहा था कि NFIA ये कौन सा वाला है, फ्रॉम वाला। कभी कभी इसको 2 वाला भी दे देते हैं, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, बड़े ध्यान से समझ लो बस, बिल्कुल उसका अपोजिट है। NFIA जो फ्रॉम है वो फीफा और फीटा का डिफरेंस है, और NFIA 2 जो होता है ना, 2 इज द डिफरेंस ऑफ फीटा एंड फीफा, अपोजिट हो गया। अब की इसमें फ्रॉम में हम फीफा में से फीटा को माइनस करेंगे, 2 में हम किससे करेंगे, फीटा में से फीफा को माइनस करेंगे, अपोजिट है ना, तो सारा ट्रीटमेंट अपोजिट हो जाएगा। पता है अब आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है, मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर आप डोमेस्टिक इनकम को नेशनल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो NFIA अगर फ्रॉम वाला है तो उसको ऐड कर दो, और NFIA अगर फ्रॉम की जगह क्या है, 2 वाला है, तो उसको प्लस की जगह क्या कर दो, माइनस कर दो, बस बात वही है। क्योंकि 2 वाला क्या है, दिस माइनस दिस नहीं है, फीटा माइनस फीफा, अपोजिट हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अपोजिट होगा। और याद रखना NFIA प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि NFIA फीफा और फीटा का डिफरेंस है, ये बड़ा है तो प्लस में आ जाएगा, ये छोटा है तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझने वाली बातें दोस्तों, बाकी हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में भी, इनके न्यूमेरिकल्स नहीं, इनके वैल्यू बेस्ड टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो कुछ पॉइंट है अभी हमारे, अगर पहले आप इतना कीजिए तो मैं उनको नेक्स्ट क्लासेस के अंदर समझाऊंगा। तो यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है, आप आज की क्लास में आपने क्या सीखा कि नेशनल इनकम क्या है, उसमें क्या इंक्लूड होता है। पर्सन से रिलेशन है इसका, पर्सन से जगह से रिलेशन नहीं है। पर्सन अपना हो, कहीं भी हो, देश में हो, बाहर से कमा कर ला रहा है, फीफा। डोमेस्टिक इनकम का रिलेशन बाउंड्री से है, ठीक है, बाउंड्री से है, बाउंड्री में अपना काम करे या दूसरा काम करे, बाउंड्री अपनी है तो लेंगे, लेकिन दूसरा काम करके ले जाता है तो उसका नाम क्या है, फीटा। और एम्बेसीज के बारे में बताया, इंडियन एम्बेसी, एम्बेसी के आगे जिस कंट्री का नाम हो वो उसी कंट्री की डोमेस्टिक बाउंड्री है। इंडियन एम्बेसी, इंडियन डोमेस्टिक बाउंड्री, काम कोई भी कर रहा हो। और इसके जो एग्जाम्पल है, इसका जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन उस क्लास के लिए याद रखना है कि पहले आप इस क्लास को अच्छे तरीके से समझ लें, देख लें, और बुक में स्टडी कर लें, नोट्स हो तो नोट्स में स्टडी कर लें, ठीक है ना। तो उसके बाद ही फिर आप उन पॉइंट्स को देखें, उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को जब देखोगे इनको पढ़ने के बाद में, तब समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने कहा था ना कि आज की क्लास में बस
बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हाँ मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 मार्क्स न्यूमेरिकल, और ये क्वेश्चन ऑप्शन में आता है। तो जो लोग न्यूमेरिकल नहीं करना चाहते थे वो लोग इस मार्क्स के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।